श्रुति मैम की, श्रुति शर्मा, जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया है, उनकी हम ऐसे कॉपी देख रहे हैं। उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ उनके बारे में एक बात। जो उनका फर्स्ट अटैम्प्ट थी उसमें उन्होंने अपना सब्जेक्ट लैंग्वेज चूज़ की थी, वो हिंदी मीडियम चूज़ कर लिया था। लेकिन हिंदी मीडियम चूज़ करने के बावजूद भी उन्होंने बहुत अच्छे से अपना हिंदी में आंसर लिखा है। तो आइए हम उनकी आंसर कॉपी देख लेते हैं वो कैसे लिखते हैं। उससे पहले एक और बात है, जैसे कि जीएस में और एसए में दोनों में बहुत डिफरेंस है। जीएस का पेपर होता है कि 250 वर्ड्स में कंप्लीट करना होता है। जो एसए होता है वो थोड़ा लेंदी होता है, उसमें ज़्यादा शब्दों में लिखना होता है। तो उसके बाद चलो हम देखते हैं मैम की ये कॉपी, उन्होंने जो लिखा है। तो क्वेश्चन ये है कि हैज़ द एरा ऑफ डी ग्लोबलाइजेशन बिगिन, क्या वैश्वीकरण का युग शुरू हो गया है। तो वो आंसर में मैम कैसे लिख रही हैं, देखिए। आंसर राइटिंग में अगर आप किसी अच्छी पर्सनालिटी, किसी पोइट की कोई क्वेट हो, थॉट्स हो, आप लिखते हो तो एग्ज़ामिनर पे बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। इन्होंने भी यही सेम किया है। एक संगम कवि है पुनगुंदनान का यह कथन भारतीय संस्कृति की वैश्विक दृष्टिकोण को उभारने में सहायक है। इसका अर्थ है हम हर स्थान के, हम हर किसी के हैं। तो देखिए इन्होंने बहुत ब्यूटीफुली वे से एक क्वेट ऐड कर दिया है, जिससे कि क्वेश्चन का जो प्रेजेंटेशन है बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव हो गई है। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा है, भारतीय संस्कृति के वसुधैव कुटुंबकम के नज़रिए से अतिरिक्त वैश्विक स्तर पर भूमंडलीकरण का पूर्ण रूप से आह्वान द्वितीय विश्व युद्ध के अटलांटिक चार्टर में देखने को मिला। देखिए बहुत ही डीपली इन्होंने, और मतलब डीप नॉलेज के साथ इन्होंने अपना आंसर लिखा है, जिससे क्या है इम्प्रेशन डबल हो जाता है। उसके बाद इन्होंने लिखा है वैश्वीकरण के युग की शुरुआत के रूप में देखा जा सकता है कि एक और जहां वैश्विक नागरिकता व इंसानियत के स्थान पर क्षेत्रीय निजातीय पहचानों पर जोर दिया जा रहा है, वहीं आर्थिक स्तर पर भी। देखिए इन्होंने सिर्फ एक पहलू नहीं लिखा, इन्होंने दूसरे पहलू पर आर्थिक स्तर पर वैश्वीकरण गांव की परिकल्पना के छोटे छोटे खंडों में तोड़ने का प्रयास दिख रहा है। मतलब बहुत ही इन्होंने डीप तरीके से लिखा है। परंतु क्या वैश्वीकरण की ताकतें इतनी सर्वव्यापी व गहरी हैं कि इसे एक पृथक युग की उपाधि दी जाए, क्वेश्चन मार्क। साथ ही क्या वह महज आर्थिक व राजनीतिक स्तर पर देखा जाता है या फिर इसके सामाजिक आयाम भी है। अगर ऐसा है तो हम इस प्रबल ताकत को रोकने के उपाय हैं। इस प्रश्नों की तह से जाने के लिए सर्वप्रथम वैश्वीकरण के विभिन्न आयामों में झांक। अब देखिए उन्होंने क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा और आंसर क्या, उनके जो आयाम हैं वैश्वीकरण के, उनको देखें। अगर राजनीतिक स्तर पर देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसके अग्रणी प्रवक्ता के रूप में देखे जा सकते हैं, जिन्होंने अमेरिका का नारा बुलंद किया है। देखिए इसमें क्या होता है, वैश्वीकरण में क्या होता है, सब देश मिलके मतलब ग्लोब की फॉर्म में काम करते हैं। लेकिन वैश्वीकरण में कोई देश अपने ही देश पर ध्यान देता है और किसी देश के रिश्तों को मजबूत करने की जगह वो अपने ही देश में ज़्यादा ध्यान देता है। इसी से अब आगे देखते हैं, इसी से जुड़ता विषय यूरोपीय देशों में भी विचारमान है कि प्रवासियों के बढ़ते आंकड़ों के कारण अगर राष्ट्रवाद को जन्म दिया है। देखिए उसके बाद ब्रिटेन में हाल ही में हुआ ब्रिटेन ना ही प्रवासियों की रोकथाम हेतु कदम या परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत वैश्वीकरण के एक संकेत व केंद्र बिंदु यूरोपियन यूनियन के पृथक हो अपनी एक पृथक पहचान व भविष्य बनाने का प्रयास था। अभी उसके बाद देखते हैं, इसको मैं स्किप कर रही हूँ। अभी इसके देखते हैं, दक्षिण कोरिया से लेकर भारत पाकिस्तान तक विश्व भर में बढ़ते संघर्ष व युद्ध की भावना पर कुठाराघात है। उसके बाद इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग पहलू हैं जो अपने आंसर राइटिंग में मेंशन किए हैं। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि नागरिकों को रोजगार देने का प्रयास है, साथ ही भारत को जनरलाइजर सिस्टम ऑफ
प्रिविलेजेस की सूची में भी हटाया गया है। देखिए, उसके बाद अमेरिका का भी वैश्वीकरण का नीति तो महज आर्थिक राजनीतिक सत्रों पर नहीं बल्कि पर्यावरणीय मामले में भी हस्तक्षेप करता है। सही बात है, हर जगह में हस्तक्षेप करते हैं। उसके बाद पेरिस समझौते में भी भारत व अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन व ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लक्ष्यों को पाने के प्रयास में अमेरिका ने मध्य में ही हाथ छोड़ दिया। बिल्कुल। उसके बाद पर्यावरण के संदर्भ में सिर्फ भौतिक तौर पर ही नहीं परंतु वैचारिक व वैश्वीकरण भी देखने को मिलता है, क्योंकि हम प्रकृति व मानव के परस्पर संबंध को नकारते हुए अपने विकास व ये तो देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि हम जो मानव हैं अपनी खुद की प्रोग्रेस में इतने मशगूल मतलब इतने बिज़ी हो गए हैं कि हम ये देख ही नहीं पाते कि पर्यावरण का क्या हाल हो रहा है ना। ग्लोबल वार्मिंग दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। इन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में इस चीज़ का इस्तेमाल किया है। उसके बाद जर्मनी में बैठे एक व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा के उपयोग में मालदीव व बांग्लादेश में भूमि विसर्जन के अंतर संबंध में समझने से हम नाकाम हैं। उसके बाद कोविड जैसी महामारी, वन हेल्थ जैसे सिद्धांतों को समझने की नाकामी वे व्यक्तिगत कार्यों का विश्व भर प्रयास ना समझने के कारण ही जन्म लेते हैं। उसके बाद पर्यावरण ही नहीं, सामाजिक आंदोलन जो वैश्वीकरण के कारण एक समुचे रूप से विश्व के पिछड़े वर्गों को जोड़ने में कामयाब हुए थे, आज विखंडित हो रहे हैं। उदाहरण के तौर पर फेमिनिज्म आंदोलनों में भी अब दरारें पड़ रही हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इन्होंने। उसके बाद है भारत के परिप्रेक्ष्य में कुछ मांगे मस्तिष्क में आती हैं। विदेशी आपदाओं के खिलाफ प्रदर्शन, विशेषकर चीनी उत्पाद, तो दूसरी ओर अंग्रेजी के वर्चस्व के खिलाफ विरोध। सिर्फ पोशाक व भाषा नहीं है, ये विडंबना नहीं तो और क्या है कि सर्वप्रायता का पर्याय बने लोग सोशल मीडिया जैसे वैश्विक नदी रूपा मार्ग में विदेशी त्योहारों व साहित्य के खिलाफ अपनी नौकाएं चलाते रहते हैं। उसके बाद इन विभिन्न आयामों का आंकलन करने पर देखिए, उन्होंने एक बड़ी ब्यूटीफुली ये लिखा है कि विभिन्न आयामों का आंकलन करने के उपरांत यह जानना अनिवार्य है कि वैश्वीकरण के उभारने के पीछे अनेक आशंकाएं दुरुस्त व वाजिब हैं। और उसके बाद इन्होंने क्या लिखा है, महात्मा गांधी जी ने कहा कि हमें सदैव अपने खिड़की दरवाजे नए विचारों के लिए खुले रखने चाहिए, क्योंकि यही एक गतिशील समाज का समर्थक है। विश्व में विद्यमान अनेक मुद्दों के निवारण के संदर्भ में यह सीख अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि आर्थिक स्तर पर वैश्विक मुद्दों में सर्वप्रथम 2008 में रिनेसेंस वे 2019 और 20 में कोविड आर्थिक झटके का स्मरण हो आता है। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जो भी प्रभाव हुए हैं, किस चीज़ में हुए हैं, किस पीरियड में, इन्होंने उसको एज अ डाटा फॉर्म में भी यूज़ किया है। उसके बाद वो लिखती हैं, क्या वैश्वीकरण पूर्ण रूप से विलुप्त हो चुका है? तो इन्होंने क्या लिखा है उसके नीचे, सोशल मीडिया से लेकर संचार तक वैश्वीकरण एक ऐसी ताकत है जो जब एक बार जीनी के चिराग से निकल कर आए तो उसे वापस लाना असंभव है। बहुत अच्छा यूज़ किया है इन्होंने, देखो शब्दों का। वैश्वीकरण को हम तबाद देते लोग भी वैश्वीकरण द्वारा लाए गए उपकरणों का प्रयोग करने को बाध्य हैं। जी, कोविड महामारी में भी वैश्वीकरण की ताकतों को जोड़ दिया गया है और देशों द्वारा आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है। हाँ जी, जैसे हमारे इंडिया में आत्मनिर्भर भारत वाले जो है ना अपने कैंपेन चलाई गई थी हमारे पीएम के द्वारा, तो इन्होंने हर चीज़ को इंटरलिंक करके बहुत अच्छे तरीके से अपना जो आंसर राइटिंग ऐसे में है वो बहुत ब्यूटीफुल किया है। उसके बाद हम देख लेते हैं, अतः वैश्वीकरण का ढांचा अभी भी बरकरार है, परंतु इस ढांचे में भी वैश्वीकरण की हवाओं का चलन हो रहा है। उपरोक्त पृष्ठभूमि में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने वैश्विक नेतृत्व के पद पर
से हटने पर भारत की वैश्वीकरण के दूत के रूप से भूमिका अहम हो जाती